देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहता कि नॉलेज मायने नहीं रखता है, बल्कि नॉलेज तो मायने रखता ही है। लेकिन एक बात और सत्य है बेटा कि चाहे आपने स्मार्ट स्टडी करके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ के या जैसे भी अगर आपने मार्कशीट में नंबर ले आए, जितना ले आए वो आपके साथ पूरी जिंदगी जुड़ी हुई रहेगी। चाहे आपका 400 नंबर आता है, 85% आता है, 95% आता है, 80% आता है, या फिर आपका 60% से कम आता है, वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, कहावत है ना कि एग्जाम के टाइम में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ना नंबर लाने में और बहुत अधिक हेल्प मिल जाएगा। और एक बता रहा बेटा कि जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ना एग्जाम के लिए सिलेबस रहता है कि इतना इतना पढ़ना है, वैसे ही क्वेश्चन पूछने वालों को भी ना के लिए भी ना एक टॉपिक रहता है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, उनके लिए भी एक पैटर्न रहता है, एक सिलेबस रहता है जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के वीडियो में मैं मनीष सर आप लोगों को कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और जानते हैं कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम में टॉपर बनते हैं ना, तो यही सब टॉपिक पहले पढ़ के जाते हैं। इन्हीं सब टॉपिक को जब एग्जाम के एक कुछ समय बचता है तो बार बार रिवीजन करते। ओके, तो चलिए हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। एक चीज और, इस टॉपिक को कई बार आप सुने होंगे 80-20 रूल से। क्या होता है 80-20 रूल? कि जानते हैं 20% सिलेबस से ना 80% क्वेश्चन पूछता है। बस आपको वो पता होना चाहिए कि वो टॉपिक कौन कौन सा है जिससे पढ़ ले, जिससे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, या मन करे तो आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा जी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि कैसे कैसे मैं बताऊंगा टॉपिक को, कि मेनली आपके फिजिक्स में ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं, चैप्टर 1 2 9 10 बेटा, ये 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 1 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और 9 10 में आपका ऑप्टिक्स है। तो हम ना पहले 9 10 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, फिर चैप्टर 1 2 का, इसके बाद जो चैप्टर बचेगा उसका बताएंगे। समझ रहे हैं? तो पहले 9 बताएंगे फिर 10 बताएंगे। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से अंतिम तक, है ना। चलिए देखिए समझिएगा। तो चैप्टर 9 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, देखिए सबसे पहले तो है लेंस अपवर्तनांक का सूत्र, यानी लेंस और अपवर्तनांक का सूत्र, यानी लेंस और फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सबसे पहले तो देखिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें आपको पता होगा बेटा जी कि म्यू का फार्मूला पढ़ना होता है अपवर्तनांक का या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये होता है साइन आई बाई साइन आर। और इसी से संबंधित जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 की अगर बात करेंगे तो म्यू 2 बटा म्यू 1, ये सब पे काफी क्वेश्चन आता है। तो एक बार इस फार्मूला को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भरा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और लेंस में बेटा ये तो MVVI है भाई। सबसे पहले लेंस में लेंस मेकर्स फार्मूला यानी लेंस निर्माण का सूत्र, जो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ये पढ़ लीजिएगा। इसको प्रूफ भी देख लीजिएगा, इसका प्रूफ भी पूछता है। और एक लेंस का संयोजन पढ़ लीजिएगा, लेंस का कॉम्बिनेशन, जो लेंस को सटाते हैं ना आपस में, मान लीजिए f1 f2 फोकल लेंथ है, p1 p2 इसकी क्षमता या पावर है, तो टोटल जो p होता है वो p1 प्लस p2 होता है। और टोटल f के लिए फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा। और एक और टॉपिक है बेटा इसी रे ऑप्टिक्स में, प्रिज्म। प्रिज्म तो भाई साहब हर हाल में आपको पढ़ना है। प्रिज्म का ये जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, ये MVVVVVI है बेटा, एकदम याद रखिएगा ये। ओके, तो ये प्रिज्म हो गया। साथ साथ में बेटा इसी प्रिज्म में अगर बात करें तो हम लोग का जो बर्न विक्षेपण होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट का प्रिज्म से आपका होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बर्न विक्षेपण, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टॉपिक लेंस अपवर्तनांक का सूत्र प्रिज्म, काफी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आगे के चैप्टर में चलो देखिए, चैप्टर 10 में भाई साहब इसको कैसे भूल सकते हैं, मैं हर एक क्लास में बोलता हूं कि प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना, प्रूव करना, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करना, है ना, हाइजन प्रिंसिपल से। और बाय डीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या कि जो यंग के प्रयोग में जो मिलता है ना हमारा बेटा पैटर्न, जिसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं ना, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये पढ़ लीजिएगा, इसका स्थिति क्या होता है। और साथ साथ में जैसे कैपिटल डी में बदलाव करेंगे तो क्या फ्रिंज के चौड़ाई पे असर पड़ेगा, लैम्डा पे क्या असर पड़ेगा और स्मॉल डी पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछता है। ठीक है, तो चैप्टर 9 10 MVVI ये कम से कम टॉपिक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 का देखिए, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, और विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। क्यों? आप एग्जाम में देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कई बार क्वेश्चन रहेगा, E = F/Q।
फॉर्मूला से, है ना। और विद्युत बल रेखा में भी रहता है कि दो विद्युत बल रेखा यानी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी कट क्यों नहीं करता है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक दो को गुण लिखिए, या कंडक्टर के अंदर E0 होता है। ये सबसे संबंधित क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा एकदम हर हाल में ही पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, इसमें पढ़ना विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। फ्लक्स तो जानते होंगे, गॉस का प्रमेय भी जानते ही होंगे। ये कोई भी बंद सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज Q1 Q2 है तो फ्लक्स होता है बंद चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना कहता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, विद्युत फ्लक्स पढ़ लीजिएगा। गॉस का प्रमेय मतलब गॉस के प्रमेय से जो संबंधित चीजें हैं, जैसे गॉस के प्रमेय से प्रूफ वगैरह करना है वो पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे चलो इसके बाद, तो अगला बेटा वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर 2 से क्या है, सबसे पहला समविभव तल जिसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और साथ साथ में इसका जो गुण 3-4 को पढ़ना है ना, उससे भी एग्जाम में प्रश्न दिखता है, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोग जानते होंगे जितने का माइनस उतने का प्लस को डायपोल बोलते हैं। तो आप लोगों से कई बार इस डायपोल के कारण ई कितना होगा इससे क्वेश्चन पूछता है, भी कितना होगा उससे क्वेश्चन पूछता है। इस द्विध्रुव यानी डायपोल पे जो टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण, उससे क्वेश्चन पूछता है। ओके, साथ साथ बेटा समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ लीजिएगा। देखिए वैसे तो जो संधारित्र है यानी जो कैपेसिटर है वो बेटा बहुत सारा होता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, लेकिन आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट्टिका संधारित्र। और प्रवैद्युत जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग का यूज करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रोड को डाले तो कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाएगा, प्रवैद्युत को डालने पे धारिता बढ़ जाता है, क्या गुना। तो वो जैसे आप लोग को पता होगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसका C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इतना होता है, ठीक है। और अगर इसके बीच हम प्रवैद्युत पदार्थ को डालते हैं यानी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो इसी में कैसे गुना हो जाएगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है आपका अध्रुवी, ध्रुवी, पोलर, नॉन पोलर, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक जो आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है काफी ज्यादा, संधारित्र के संयोजन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खास करके दिखेगा आपको। 2-3 कैपेसिटर को जोड़ देगा, बोलेगा बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें बेटा तो सबसे जरूरी है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध का भी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है वो, और एक क्षमता या उष्मा से जो पावर होता है ना सर्किट का, आप लोगों को पता होगा V²/R होता है, और जो उष्मा यानी हीट ये V²/RT होता है बेटा, यानी रेजिस्टेंस उसका कॉम्बिनेशन पावर और हीट। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया, जैसे कि आप किलोवाट घंटा इसी में आता है कि किलोवाट घंटा ऐसा यूनिट किसका है भाई, तो किलोवाट घंटा हमारा एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, 1 kWh में कितना जूल होता है, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इसी में बेटा एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छे से पढ़ लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और एक है विभव मापी, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक ना। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये चैप्टर 4 का टॉपिक आ गया बेटा, ये थर्ड में नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर 4 में पढ़ना है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना है, एक विभव मापी देख लेना है, ठीक है। एक आपको देख लेना है मीटर ब्रिज, है ना। ये तो चैप्टर 4 का टॉपिक है, चैप्टर 4 में भी इसको लिख लीजिएगा, अभी चैप्टर 3 में ये नहीं है, ठीक है। मीटर ब्रिज है, ठीक है, यानी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जगह पे आप मीटर ब्रिज लिख लेना, ठीक है। मीटर ब्रिज मैं लिख देता हूं, मीटर ब्रिज। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, डिवाइस है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, ठीक है। ओके, आगे के चैप्टर में चलो, तो एक तो आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर आ ही गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चैप्टर 4 में। साथ साथ में इसमें बेटा बायो-सेवर्ट्स का नियम जरूर पढ़िएगा, और एम्पियर का परिपथीय नियम यानी बायो-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। सुने होंगे ना, काफी छोटे से तार के टुकड़े के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायो-सेवर्ट्स से, वो। अच्छा एक चीज और, आपका गोलीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो सर्कुलर लूप होता है, इसके कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना बेटा, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर रूप के कारण सेंटर पे। साथ साथ पे एक्सिस पे कितना होगा, अक्ष पे कितना होगा ये देख लीजिएगा। उसके बाद साथ साथ बेटा आवेश तथा धारा पे लगने वाला बल, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चार्ज को फेंकते हैं तो उस पर भी बल लगता है, और करंट पे भी बल लगता है, यानी फोर्स ऑन चार्ज एंड करंट, ये पढ़ लीजिएगा। और एक परिनालिका पढ़ लीजिएगा, और एक टॉपिक इसमें और ऐड कर लीजिएगा, साइक्लोट्रॉन, है ना। तो इतना पढ़ लीजिएगा, आपको चैप्टर 4 में काफी है, ओके। लेकिन मेनली चैप्टर 1 to 9, 10 का तो टॉपिक एकदम मत छोड़िएगा। चैप्टर 5 में बेटा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप की पोल पे क्या होता है, यानी ध्रुव पर कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, ये सब पूछता है एग्जाम में। उसका एंगल ऑफ डिप वाला फॉर्मूला होता है tan डेल्टा इक्वल टू, आपने सुना होगा BV/BH। तो ये सबसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और एक इसमें है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, यानी जो हमारा पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होता है ना, सुने होंगे ना, 2-3 तरह का चुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो उसके बारे में पूछता है, और कई बार ना 5 नंबर में ही पूछ देता है कि बताइए इन सब पदार्थों के बारे में कि पदार्थ क्या है, कैसे, ये पूछ देता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे चले बेटा, इसके बाद आगे तो देखिए आगे फैराडे तथा लेंज का नियम
चैप्टर अगले चैप्टर में। फैराडे का नियम सुनेंगे, दो नियम होता है, और एक लेंज का नियम। लेंज का नियम तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा, फैराडे लॉ, लेंज लॉ। और एक प्रेरकत्व देख लीजिएगा, इंडक्टेंस बेटा। इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस भी यानी स्व प्रेरकत्व भी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों। स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छे से। एक देख लीजिएगा वो बीवीएल वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग को मोशनल ईएमएफ, जो गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो फॉर्मूला आजकल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बीवीएल का, डायरेक्टली बीवीएल फॉर्मूला जो होता है ये। आगे चलूंगा बेटा चैप्टर 7 में, तो देखिए वर्ग माध्य मूल संबंध यानी आरएमएस रिलेशन से क्वेश्चन रहता है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने भी आरएमएस बराबर भी नॉट बटा रूट 2, तो इससे क्वेश्चन रहता है ना। उसका प्रतिवर्ती परिपथ एसी सर्किट एकदम पढ़िएगा, प्रतिवर्ती परिपथ में होता है ना एलसीआर वगैरह वगैरह, तो एलसीआर सर्किट और एलआर सर्किट तो पक्का पढ़िएगा। हालांकि अगर समय में तो सब देख लीजिएगा, लेकिन एलसीआर सर्किट और एलआर सर्किट हर हाल में देखिएगा। एलसीआर इसमें जो निकलता है ना आप लोग का जेड की वैल्यू, इंपेडेंस की वैल्यू, या वी की वैल्यू, या कॉस फाई की वैल्यू, ये जरूर, या फाई की वैल्यू, ये जरूर देख लीजिएगा एक बार पक्का। एलसीआर और एलआर, वैसे तो आरसी वगैरह सब देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें टॉपिक है बेटा ट्रांसफार्मर, दो तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, किसमें वोल्टेज बढ़ता है किसमें घटता है, ये देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा दिमाग में, और किसमें ज्यादा फेरों की संख्या होती है और किसमें कम फेरों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला बेटा देखो गुण और उपयोग, चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 का क्या, जो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका या तो गुण पूछेगा, इसका उपयोग पूछेगा, इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा रेडियो वेव का उपयोग बताइए, या एक्सरे का उपयोग बताइए, या गामा रे का उपयोग बताइए, या गुण के बारे में बताइए। तो उसका तो एक लिस्ट ही सर बताए होंगे, जहां पढ़े होंगे तो वो एक बार देख लीजिएगा, इसमें यही पढ़ना ही है मुख्य रूप से। चैप्टर 11 में आ जाते हैं। चैप्टर 11 क्योंकि 9, 10 पहले बता दिए। इसमें देखिए चैप्टर 11 में छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा को। तो सबसे पहले कार्यफलन, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, फिर देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य और निरोधी विभव, ये चार चीज पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा डिफिनीशन जो है, यानी वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो इससे क्वेश्चन देख लीजिएगा और बढ़िया से। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन कम है, डिफिनीशन इसका देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। और एक है बेटा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जैसे आप लोग जानते होंगे किसी बॉडी को अगर हम फेंकते हैं किसी वस्तु को, तो इसके साथ एक तरंग दैर्ध्य रहता है यानी वेवलेंथ रहता है, और उसकी वैल्यू होती है h/p या h/p के जगह पर m भी। तो ये देख लीजिएगा। और खास करके इसमें इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, जब किसी चार्ज को फेंकते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट में छोड़ने के बाद 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रम में आता है लेमडा की वैल्यू। तो डायरेक्टली कई बार ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये ऑप्शन में ही रहता है, यही बोला कि कितना होगा। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बेटा चैप्टर 12 में अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो सोना के पत्थर के साथ उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सोना के पत्थर का उपयोग किया गया था, गोल्ड फॉइल का। और यह भी पता होगा आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि इसी से रदरफोर्ड सर किए थे और इसी से नाभिक यानी न्यूक्लियस का खोज हुआ था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे कि इसके बारे में बताइए। और इसमें बेटा बोर का मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लीजिएगा। बोर के मॉडल में क्या है कि जैसे बोर के मॉडल में आपको एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, तो -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये याद रख लीजिएगा। साथ साथ में बोर के मॉडल में आप याद रख सकते हैं बेटा वो वाला चीज, एनर्जी हो गया। उसके बाद इसका जो पोस्टुलेट्स होता है वो, और उसमें भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना ऑर्बिट में, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग, ये NH/2π होता है बेटा। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, पहले ऑर्बिट के लिए n बराबर 1, दूसरे के लिए n बराबर 2, ये देख लीजिएगा एक बार। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वही लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये देख लीजिएगा। कौन आपके विजुअल रीजन यानी दृश्य भाग में पड़ता है, कौन आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला बेटा नाभिक का आकार, अगले चैप्टर में नाभिक का आकार है चैप्टर 13 में। नाभिक का आकार आप सुने होंगे कि कोई न्यूक्लियस है तो उसकी रेडियस r होती है, वो r0 × a⁻⁴ होता है, त्रिज्या का फार्मूला। तो ये देख लीजिएगा। और एक रेडियो सक्रियता देख लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ यानी अर्धायु देख लीजिएगा, एवरेज लाइफ यानी औसत आयु, और इसी में अल्फा बीटा गामा रे पढ़ना होता है, उसका गुण वगैरह कैसे कैसे निकलता है जो, और अल्फा बीटा गामा के निकलने से क्या क्या होता है जो, ठीक है। चलिए अगला बेटा चैप्टर 14 है हमारा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। ये क्या है इसको देखिए। तो इसमें आपको ना एक पी टाइप या एन टाइप के अर्धचालक से संबंधित क्वेश्चन भर भर के रहता है। किसी से पी टाइप एन टाइप अर्धचालक, जैसे पी टाइप एन टाइप कब बनता है आपको पता होगा, 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, यानी 5 संयोजी को मिलाते हैं तो एन टाइप, 3 संयोजी, 3 को त्रिसंयोजी को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है। तो ये सबसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसमें होल की संख्या ज्यादा होती है, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। एक होता है बेटा दिष्टकारी रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, किसमें कितना डायोड यूज होता है और कितना आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो। और लॉजिक गेट
ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मत छोड़िएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और सबसे लास्ट चैप्टर 15 की बात करूं बेटा, तो इसमें जानते हैं जो एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को दिए हैं ना, वही मिल जाएगा आपको। देखिए एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव चाहिए तो एजुकेशन बाबा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा बेटा। उसमें मैं पीडीएफ डाल दूं, आप पीडीएफ से जाके देख सकते हैं। तो एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ लीजिए, आयाम मॉड्यूलेशन, और एक तरंग का रेंज देख लीजिएगा बेटा, है ना। हालांकि एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी तरंग का रेंज मतलब क्या हो गया कि जैसे पूछता है ना कि जो टीबी है, टीबी कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसका तरंग दैर्ध्य कितना मेगाहर्ट्ज होगा या क्या क्या होगा जो, या आवृत्ति कितना होगा, ये पूछता है, ठीक है। और संचार की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन रहता है कि किस चीज के लिए किसको यूज किया जाता है, ग्राउंड वेव का उपयोग किस चीज के लिए करता है, रेडियो वेव का उपयोग किस लिए करता है, तो ये पूछता है, ठीक है। तो यही 15 चैप्टर का टॉपिक था आपके लिए इंपॉर्टेंट वाला। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और मन लगा के देखे भी होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। इतना टॉपिक को कम से कम एग्जाम के पहले करके जाना है बेटा। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपका काम है बताना। क्या इस पे चाहिए कि एग्जाम के पहले एक वीडियो चाहिए जिसमें बता दे कि कैसे करके कॉपी वगैरह लिखना है? अगर ये चाहिए ना कि कैसे कॉपी लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो मनीष सर। मनीष मत बोलिएगा, मनी सर, मनीष नहीं है, मनी सर एग्जाम का कॉपी कैसे लिखे, बस इतना लिख दीजिए बेटा। हम पक्का आपके लिए अभी कह रहा हूं, अभी कर रहा हूं बेटा जी, अभी कि आपके लिए एक वीडियो बना देंगे अच्छे से, जिसमें मैं बता दूंगा कि ऐसे लिखोगे, क्योंकि एट द एंड नंबर तभी मिलेगा जब आप लिखोगे, और लिखने का तरीका होता है। ओके, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में बेटा जी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।